गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इसमें जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट की, जैसे कि इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इनकी परमाणु त्रिज्याएँ, इनके एटॉमिक रेडियस, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे। जिसमें लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया गया था रिएक्टिविटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्वों की क्रियाशीलता। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, हिंदी में परिवर्तनीय संयोजकता एवं ऑक्सीकरण अवस्था। बात करते हैं सबसे पहले वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट या संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है। वैलेंसी के लिए सबसे पहले जब हम छोटे थे तो हमें टॉपिक पढ़ाया जाता था वैलेंसी या संयोजकता का कि किसी भी परमाणु में या किसी भी तत्व में बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है, यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इसके अनुसार अगर हम एक उदाहरण देखें कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ पर बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो ठीक है, कार्बन की वैलेंसी हमने 4 पढ़ी। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन से पहले जो एलिमेंट आते हैं बेरिलियम है, बोरॉन है, इन सब की अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इनके भी जो वैलेंसी होती है, इनकी संयोजकता जो होती है, इनमें बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है वो उनकी वैलेंसी होती है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं यहाँ पर 7, इसका एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2p3। तो बाह्यतम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 5, लेकिन हमने नाइट्रोजन की वैलेंसी पढ़ी हुई है 3। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण। बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन 6, और इसके अनुसार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होनी इसकी जो वैलेंसी, जो संयोजकता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी तो हम 2 लिखते हैं, ऐसा क्यों? तो जब मॉडर्न डेफिनेशन दी गई, मतलब वैलेंसी को बाद में जब एक्सप्लेन किया गया तो कहा गया कि किसी भी परमाणु द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान व साझा करने की जो संख्या होती है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। फॉर एनी एलिमेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट डोनेट और शेयर्ड बाय एनी एटम और एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मतलब कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को, किसी अन्य परमाणु को दे दे, या किसी अन्य तत्व या परमाणु से ले ले, या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझा करे, तो वो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी, वही उस परमाणु की संयोजकता होगी। तो इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिख रहा है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है परिवर्तनीय संयोजकता, यानी कि जो हमारे डी ब्लॉक तत्व होंगे, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो अलग अलग वैलेंसी शो करेंगे। होना क्या चाहिए कि केवल एक फिक्स्ड वैलेंसी होनी चाहिए थी, एक नियत संयोजकता होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है n-1d 1 to 10 और ns2। तो डी ब्लॉक तत्वों के केस में n-1d तथा n-1d तथा ns दोनों ही उपकोशों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, यानी कि अष्टक पूर्ण करने के लिए जो बॉन्डिंग होती है, जो बंध बनाया जाता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसमें n-1d और ns दोनों शेल्स के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेटल, जो धातु है, जो मेटल है, उसकी रिक्वायरमेंट पर ये बात डिपेंड करती है। और इस वजह से ही जो हमारे डी ब्लॉक तत्व हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी या परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? आपको कारण बताया गया था कि डी ब्लॉक में जो डी सबशेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो कुछ तत्व ऐसे, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें डी ब्लॉक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फॉर सपोज, तो इनके 3 डी ब्लॉक तो खाली हैं। और इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, ये डी कक्षक खाली होने के कारण ही हमारे जो डी ब्लॉक तत्व हैं, जो डी
ब्लॉक एलिमेंट हैं वो वेरिएबल वैलेंसी या परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के रूप में आपने आयरन की 2 वैलेंसी सुनी होंगी, एक 2 एक 3। Fe फेरस भी बनाता है, Fe फेरिक भी बनाता है। आपने कॉपर की 2 वैलेंसी सुनी होंगी, एक +1 एक +2, यहाँ पर 1 और 2। कॉपर क्यूप्रस आयन भी बनाता है, कॉपर क्यूप्रिक आयन भी बनाता है। तो यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक तत्व हैं, वो क्या कर रहे हैं, परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित। वैलेंसी यानी संयोजकता के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था का। वैलेंसी हमने कहा क्या कहा, वैलेंसी की हमने डेफिनेशन बताई कि किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझा करने की संख्या या इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने की जो संख्या होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है उस परमाणु की। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस, एक एटम या मॉलिक्यूल द्वारा किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने की जो नंबर होंगे, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने की जो संख्या होगी, वो उस तत्व की, उस परमाणु की क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी। और इसी कारण ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं वो एक से अधिक हो सकती हैं। जैसे ऑक्सीजन की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सुनी होगी, ऑक्सीजन जब ऑक्साइड बनाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और जब ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बनाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इसी प्रकार से हमारे जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अलग अलग होती है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ जिसमें अलग अलग डी ब्लॉक तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारी 3D श्रेणी है, 3D सीरीज है। शक्ति, वक्र, मन, फेको, निकुंजन, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जहाँ पर स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कितनी हो सकती है, +3 हो सकती है। टाइटेनियम की +2, +3, +4, इसमें से +2 वाली रेयरली शो करता है। वेनेडियम की +2, +3, +4, +5। इसी तरह से क्रोमियम की देखिए +2 से +6 हो सकती है। मैग्नीज की +2 से लेकर के +7 हो सकती है। आयरन की +2, +3, +4, कोबाल्ट की 2, 3, 4, निकल 2, 3, 4, 1, 2, 2। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी तरह से 4D सीरीज़ की दी हुई है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। अब बात आती है कि ये अलग अलग हैं तो ये किस बात पर डिपेंड करी, देख रहे हैं आप, कहीं कभी बढ़ रही कभी घट रही है, एक टाइम पीरियड तक वो बढ़ रही है, फिर उसके बाद वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आपके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस ऑर्बिटल में, किस कक्षक में उपस्थित हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन हमारे लिए उपस्थित रहते हैं किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया करने के लिए, यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रह सकते हैं। अगर कोई कक्षक अर्धपूर्ण भरा हुआ है या पूर्ण भरा हुआ है तो उस अवस्था में उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कल ही बताया था कि हाफ फिल्ड स्टेट और जो फुल फिल्ड स्टेट होती हैं, जो अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं, जो पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं, वो क्या माने जाते हैं, स्थायी माने जाते हैं, वो स्टेबल माने जाते हैं, जिस कारण से उनकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे जिंक का केस देखिए, एकदम कम्प्लीटली फिल्ड, पहले से ही कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो +2 यहाँ पर पाई जा रही है। और इसी तरह से जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभिक्रिया में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और हम ऑक्सीकरण अवस्था का जो बेसिक पॉइंट है वो यही तो कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉनों के नंबर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस तत्व, उस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने देखा कि वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे थे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। कारण क्योंकि उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, डी कक्षक जो होते हैं खाली पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके उन डी ऑर्बिटल्स में जा सकते हैं और संयोजकता को बढ़ा घटा सकते हैं, यानी कि वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं। इस वजह से डी ब्लॉक तत्वों में वेरिएबल वैलेंसी यानी कि परिवर्तनीय संयोजकता पाई जाती है, तथा इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट होती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक नेचर, यानी कि चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक नेचर हमने 3 तरह के पढ़े, हमने 3 तरह के चुंबकीय गुण पढ़े हुए हैं। एक पढ़ा हुआ है हमने डायमैग्नेटिक, एक हमने पढ़ा हुआ है पैरामैग्नेटिक, और एक पढ़ा हुआ है फेरोमैग्नेटिज्म। डाया, पैरो, फेरो जिन्हें हम प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय भी कहते हैं। क्या होता है डाय, पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म? तो आपके वे सारे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण करने पर, जब आप उनके कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, वे सारे के सारे क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय। और ऐसे सब्सटेंस को जब हम उठा करके किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी बाह्यतम या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वे क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि रिपल होते हैं, उनसे दूर भागते हैं, यानी कि ये मैग्नेटाइज नहीं होते हैं। कारण क्या? क्योंकि उनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? युग्म में उपस्थित होंगे, पेयर्ड में उपस्थित होंगे। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने पर उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अयुग्मित अवस्था में उपस्थित है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, अनुचुंबकीय पदार्थों को जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये तेजी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि तेजी से ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर बात आती है लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आपको पढ़ने को मिलेगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ये कुछ ऐसे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे डी ब्लॉक के तत्व हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तेजी से, बहुत अधिक तेजी से उसकी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी कुछ समय तक इनमें चुंबकत्व का जो गुण है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, वो बनी रहती है। भाई ये क्या है? इनको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ, रिपल हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट ही नहीं थे, तो ये प्रतिचुंबकीय कहलाए, ये कहलाए डायमैग्नेटिक। फिर इसके बाद इन सब्सटेंस को जब आपने रखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जितनी देर रखा उतनी देर ये क्या होते रहे? अट्रैक्ट होते रहे, उतनी देर ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते रहे। कारण? क्योंकि इनमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अनुचुंबकीय कहा गया। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये इतने ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कि इन्हें जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें तेज़ी से ये क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। साथ ही अगर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दीजिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा देते हैं, उसके बाद भी कुछ समय तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते रहते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते रहते हैं। और इसी कारण से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने में, जो आपके मानव निर्मित जो चुंबक होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, उन्हें बनाने में आयरन, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो ये है मैग्नेटिक नेचर। तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ, एटॉमिक नंबर 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 4s2 3d1। बाहतम कोश में 4s2 के लिए और 3d के लिए यहाँ पर अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, 1 2 3 4, तो s2 में तो पूरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन d में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो भी कैसा है? अनपेयर्ड है। तो इस वजह से स्कैंडियम क्या होगा? ये होगा नेचर में पैरामैग्नेटिक। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, बचे 10 इलेक्ट्रॉन, 3d10। इसमें बाहतम कोश के लिए जब आप बनाएंगे 4s2 और 3d10 के लिए, ये हो गया 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। 3d10 का केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक यानी कि प्रति चुंबकीय। और ये क्या हो जाएगा, स्कैंडियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। और वहीं पर जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय। तो ये है हमारा मैग्नेटिक नेचर यानी कि डी ब्लॉक तत्वों का चुंबकीय गुण। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल यौगिकों के निर्माण करने की प्रवृत्ति। जैसे आपने पढ़ा होगा KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, या K3FeCN होल 6 फेरिक पोटेशियम फेरिक साइनाइड। ये सारे के सारे हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन यानी कि जटिल यौगिक। इन्हें जटिल यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इनको आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, इनको पानी में घोलेंगे, तो ये अपने आयनों में पूरी तरह से, जिन आयनों से मिलकर ये बने होते हैं उनमें ये पूरी तरह से विघटित नहीं होते हैं, उन आयन्स में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, बल्कि ये एक नए टाइप का आयन बना लेते हैं। उस आयन को कॉम्प्लेक्स आयन या जटिल यौगिक या जटिल आयन कहा जाता है। तो हमारे जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं, क्योंकि उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि डी उपकोष जो होता है वो खाली होता है। कहीं कहीं पर डी उपकोष क्या पाया जाएगा, खाली पाया जाएगा। इस कारण से इनके जटिल यौगिक के निर्माण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो उच्च होती है, कि यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी पाई जाती है। देख लीजिए, मैग्नीज ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है। आयरन ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसी की तरह निकेल भी होगा, कोबाल्ट, ये सारे के सारे जो हैं इनमें कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी प्रेजेंट होती है, यानी कि डी ब्लॉक तत्वों के अंदर जटिल यौगिकों के निर्माण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसका कारण होता है क्योंकि जो संक्रमण धातुएं होती हैं, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनका साइज छोटा होता है तथा इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, इनमें डी उपकोष जो है वो रिक्त होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको कुछ बताई गई, इन प्रॉपर्टीज़ को देखिए, समझिए, इसका कारण पढ़िए, और उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।